everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shushrita and I'm an Indian student studying here in Germany. इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रैवल टिप्स जो हर एक स्टूडेंट या फिर जो फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जर्मनी आ रहे हो उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको जो ढूंढना पड़ेगा वो है लगेज सबमिशन काउंटर्स, या फिर ऐसे जो आप सामने देख पा रहे हो जहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो यही है हर एक वो लगेज का काउंटर जहाँ पे हमें हमारा जो लगेज है, जो चेक इन लगेज होता है, वो हमें सबमिट करना होता है। और यहाँ पे वेट भी चेक किया जाता है। जैसे हमारे पास ये 2 बड़ी ट्रॉलीज है तो ये सब हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे और इनका वेट जो है हमारे जो एयरलाइन हमने बुक किया है उसी का वेट लिमिट के अंदर ही इसका वेट रखना होगा, नहीं तो यहाँ पे वो लोग वेट चेक करने के बाद आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हैं अगर आपका वेट जो है लगेज का वो वेट लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए पहले हमारा ये जो 2 लगेजेस है इन दोनों को हम सबमिट कर देते हैं और फिर हमें जाना पड़ेगा इमिग्रेशन और फिर सिक्योरिटी चेक के लिए। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ऐसे कुछ बोर्ड्स, डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं एयरपोर्ट के अंदर जहाँ पे हर एक लोकेशन का डायरेक्शन भी दिया जाता है। ऊपर से फ्लाइट का जो टाइमिंग्स होता है उसके अकॉर्डिंग गेट्स भी डिस्प्ले किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे कौन सा फ्लाइट कौन से गेट पे होगा यहाँ पे वो भी दिखा रहा है। और ये बैगेज ड्रॉप करने का जो काउंटर है इसका इंफॉर्मेशन भी फ्लाइट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के साथ ऐसे डिस्प्ले बोर्ड्स में एयरपोर्ट के अंदर दिखाई देता है। सो यू जस्ट हैव टू एंटर द एयरपोर्ट एंड सर्च फॉर दीज काइंड्स ऑफ डिस्प्ले बोर्ड्स एंड वंस यू गेट दोज डिस्प्ले बोर्ड्स यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर काउंटर्स फॉर बैगेज ड्रॉप एंड ऑल द लोकेशंस फ्रॉम दोज डिस्प्ले बोर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पेशल असिस्टेंस अगर किसी लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे कि बहुत लोगों के पेरेंट्स ट्रैवल करते हैं तो उनको स्पेशल असिस्टेंस की अगर ज़रूरत है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको। और यहाँ पे हम लोग क्योंकि तब कतार चल रहा था और फिर कतार में ही हम ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ पे है चेक इन बैग ड्रॉप का काउंटर्स, तो जैसे यहाँ पे काउंटर नंबर्स दिया हुआ है तो हमारा है काउंटर नंबर 13। तो अभी हम काउंटर नंबर 13 का जो क्यू है वहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे हैं हमारे टर्न के लिए। तो और इसी के ऑपोजिट मैं आपको ये जो अभी दिखा रही हूँ ये जो काउंटर से ये सब इमिग्रेशन के काउंटर से, यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं दूर से ही जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए वहाँ पे लिखा था इमिग्रेशन के काउंटर पे जहाँ पे हमें हमारा पासपोर्ट दिखाना होता है, जहाँ पे वीजा होता है और ऑब्वियसली अगर आपके पास जर्मनी का रेसिडेंस परमिट हो या फिर कोई और स्टे वाला परमिट हो तो वो भी आप दिखा सकते हो। और वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपका पर्पस ऑफ ट्रेवल क्या है, आप किस कारण की वजह से देश से बाहर जर्मनी या फिर कोई और भी कंट्री जहाँ पे आप जा रहे हो तो ये क्या रीज़न है। सो वो हमें फिर से आंसर करना पड़ता है, 2-3 सवाल वो पूछ सकते हैं और उसके बाद जैसे इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है फिर हमें जाना पड़ता है सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सिक्योरिटी चेकिंग क्लियर होने के बाद आपको ऐसे ही वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हर एक फ्लाइट का जो डिपार्चर टाइम है वो भी दिखा रहा है डिस्प्ले बोर्ड्स पे और आप देख ही सकते हो कि कितने सारे लोग जो है सभी वेट कर रहे हैं अपने अपने फ्लाइट्स के लिए। और हमारा फ्लाइट है सुबह के 3:30 बजे कतार का फ्लाइट, तो अभी टाइम है 2:22, तो अभी हमें 1 और घंटा वेट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट। और हमारे इस फ्लाइट में जो एक प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से हमारा जो सेकंड कनेक्टिंग फ्लाइट था वो मिस हो गया था, तो वो मैं सारी चीज़ें अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जाकि अगर आपका भी कभी ऐसे फ्लाइट मिस हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो। अभी हम है दोहा एयरपोर्ट में और हमारे फ्लाइट में एक प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वो लैंडिंग नहीं कर पा रही थी, उसके जो लैंडिंग टाइम था उस अराइवल टाइम था उस पे, तो इसीलिए वो डिटूर कर रहा था और फिर जाके उस हमारे फ्लाइट को बहरीन में हॉल्ट दिया गया था। फिर बहरीन से उसको रीरूट करके फिर से दोहा एयरपोर्ट में लाया गया था। लेकिन इस बीच में जो हुआ हमारा जो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट था जो कि दोहा से डुसलडॉर्फ का, वो सारे पैसेंजर्स के लिए छूट गए थे क्योंकि सभी जो
भी हमारे उस कतार वाली फ़्लाइट में थे उन सभी को इतना लेट हो गया था कतार पहुँचते पहुँचते। तो मैं यहाँ पे वही बात शेयर कर रही थी। तो जो हुआ था एक्चुअली वो ये है कि उस टाइम विंटर मंथ्स चल रहा था, फेब्रुअरी का अर्ली डेज था और तब विंटर और फॉग के मतलब स्नोफॉल और फॉग ऐसे वेदर कंडीशंस के वजह से वो कतार एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर पाया था सुबह को, जब उसका टाइमिंग था 6:30 के आसपास दोहा के टाइम पे। तो वो लैंड नहीं कर पाया था और उसने बहुत बार अटेम्प्ट लिया था लैंडिंग के लिए, लेकिन वो फिर भी लैंड नहीं कर पाया उसका जो भी अराइवल टाइम था उसमें। और इसी की वजह से हमारे फ्लाइट को रीरूट करके ले जाया गया था दोहा से बहरीन के एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे फ्लाइट को हॉल्ट करने के बाद रीफ्यूलिंग हुआ और हम सारे जो पैसेंजर्स थे वो फ्लाइट के अंदर ही थे, हमें वहाँ से उतरने को नहीं बोला गया था। और हम लोग फ्लाइट के अंदर ऐसे ही बैठे थे 1.5 आवर्स तक। उसके बाद जैसे रिफ्यूलिंग हो गया तो हमारा फ्लाइट फिर से बहरीन से टेक ऑफ किया और फिर जाके 11:30 बजे को दोहा एयरपोर्ट पे लैंड किया। तो अब इसमें जो हुआ, हमारा जो 6:30 AM मतलब सुबह के 6:30 बजे फ्लाइट लैंड करके जो नेक्स्ट फ्लाइट था कनेक्टिंग फ्लाइट दोहा से डुसलडॉर्फ का, वो था 9 बजे का। तो अभी वो फ्लाइट हम मिस कर चुके थे और अभी हमें वेट करना था कि नेक्स्ट कौन सा फ्लाइट है जो हम बुक कर सकते हैं जाकि हम दोहा से डुसलडॉर्फ आ सके। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि ये जो फ्लाइट कैंसिलिंग और रीरूटिंग का चक्कर था ये पूरे दोहा एयरपोर्ट में हर एक फ़्लाइट को हुआ था। हमें ये दोहा जाके पता चला, सिर्फ हमारा ही फ़्लाइट नहीं, जो भी सुबह का जितना भी फ़्लाइट्स थे, जो भी लोगों ने जितना भी डिफरेंट फ़्लाइट्स बुक किया था, सभी लोगों का नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो गया था। सिर्फ हमारे ही फ़्लाइट का नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे फ़्लाइट्स का था। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट और मेसी सिचुएशन आ गया था, जहाँ पे लंबे लंबे लाइन पड़ चुके थे लोगों का नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। और नेक्स्ट फ़्लाइट्स जो है वो भी ओवरबुक्ड और ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि इतने लोगों का फ्लाइट मिस हो गया था। तो दोहा एयरपोर्ट से हम सारे पैसेंजर्स को एक पेपर मतलब एक कूपन दिया गया था जिसमें लिखा था कि जब तक हमें नेक्स्ट फ्लाइट शेड्यूल नहीं किया जाता उनके एयरलाइंस की तरफ से, मतलब कतार एयरलाइंस से, जब तक वो लोग हमें नेक्स्ट जो फ्लाइट है वो नहीं रीशेड्यूल करके देते हैं, तब तक हमें हमारे पास वो जो कूपन है उससे हम कुछ भी फूड आइटम्स और ड्रिंकिंग आइटम्स जैसे कि वाटर, जूसेस और कोई भी खाने की चीज़ हम फूड कोर्ट से ले सकते हैं। तो ये हमें उन लोगों ने एक प्रोविज़न दिया था। लेकिन जो था हमारा जो नेक्स्ट फ्लाइट उन्होंने हमें रीशेड्यूल करके दिया वो था रात के 3:30 बजे। मतलब हम लोग 11:30 बजे दोहा एयरपोर्ट पे थे और तब से हमें अगले दिन सुबह 3:30 बजे का हमें नेक्स्ट फ्लाइट अलॉट हुआ। और ये नेक्स्ट फ्लाइट भी जो हमें चाहिए था वो था कि दोहा एयरपोर्ट से डुसलडॉर्फ का डायरेक्ट फ्लाइट जो होता है, इसकी जगह पे हमें अलॉट किया गया था दोहा से फ्रैंकफर्ट और फिर फ्रैंकफर्ट से डुसलडॉर्फ वाला 2 फ्लाइट्स। तो इतना जो लंबा टाइम स्पैन था वो हमें एयरपोर्ट मतलब दोहा एयरपोर्ट पे ही निकालना था। और ये हो गया था एक बहुत ही बड़ी मुसीबत, क्योंकि एक तो ये जर्नी ही इतनी लंबी होती है कोलकाता से जर्मनी आने का, और उसके बीच में जो लेओवर था ये जैसे मतलब 12 घंटे से भी ज़्यादा का लेओवर हो गया। इट वॉज लाइक रियली हेक्टिक फॉर नॉट ओनली अस बट ऑल्सो फॉर एवरी पैसेंजर आउट देयर। और सभी क्लूलेस थे। पहले तो हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग जो नेक्स्ट दूसरा वाला फ्लाइट है वो कहाँ से बुक करें और हमें करना क्या है। लेकिन फिर बहुत टाइम वहाँ पे वेट करने के बाद जो डिफरेंट काउंटर्स होते हैं कतार एयरलाइंस के एयरपोर्ट के अंदर, सो हर एक काउंटर पे हम लोग जाके पूछ रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी शुड डू, आवर नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट हैज़ ऑलरेडी डिपार्टेड एंड वी हैव मिस्ड दैट, सो शुड वी बुक अनदर फ्लाइट। एंड ऑल्सो क्योंकि ये हमारा मिस्टेक्स तो नहीं था कि ऐसे हमने फ्लाइट मिस कर दिया, ऐसा तो नहीं है, ये तो एयरलाइंस का ही प्रॉब्लम था कि वो लैंड नहीं कर पाया ठीक टाइम पे। सो व्हाट इज़ द थिंग दैट वी शुड एक्सपेक्ट नेक्स्ट, और हमें क्या रिफंड मिलेगा, क्या हम खुद से रिफंड के लिए क्लेम करेंगे या फिर वो लोग रिफंड दे के नेक्स्ट बुक कर देंगे, या फिर क्या करने वाले हैं वो लोग। तो वो हमें पूरा प्रोसेस जानना था और वो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग सिचुएशन था, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज थे कि
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प हुआ जो भी वो कतार के काउंटर्स थे एयरपोर्ट के अंदर, वो कस्टमर सर्विस काउंटर्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो सारे कस्टमर सर्विस काउंटर्स में जाके अगर आप और हर एक काउंटर पे बहुत लंबी लाइन थी क्योंकि बहुत लोगों का ही मिस हुआ था। तो सभी वहाँ पे खड़े हुए थे अपना अपना सवाल पूछने के लिए, अपना अपना इटिनरीज चेंज करने के लिए। तो वैसे ही लाइन पे खड़े होके हमने 30 मिनट्स 45 मिनट्स लाइन में खड़े होके फिर से हमने वेट किया हमारे टर्न का। फिर काउंटर कस्टमर सर्विस काउंटर पे जाके हमने पूछा, हमने हमारा टिकट्स दिखाए। फिर वहाँ से उन लोगों ने हमें हमारा नेक्स्ट जो 2 कनेक्टिंग फ्लाइट्स था दोहा से फ्रैंकफर्ट और फिर फ्रैंकफर्ट से डुसेल्डोर्फ, उन्होंने फिर से वो बुक करके दिया। एंड दैट वाज द लेटेस्ट फ्लाइट दैट वी कुड हैव गॉट। मतलब उसके बाद का जो फ्लाइट था वो और भी डिले हो रहा था। तो फिर भी हमने सोचा कि ठीक है, जो हमें मिल रहा है वही ले लेते हैं। इससे बाद अगर हमें डिले होता है तो वो और भी डिले हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जो मिलता है वही ले लो। तो 3:30 बजे हो, मतलब इतना टाइम वेट करके फिर भी एटलीस्ट मिल तो रहा है ना, जहाँ पे लोगों को मिल ही नहीं रहा है फ्लाइट और उनको फिर से इधर उधर दूसरे वाले कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेके फिर से जाना पड़ रहा था। तो यही हुआ था हमारे साथ प्रॉब्लम। तो ऐसे अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है और वो अगर आपका एयरलाइंस का ही मिस्टेक है, ऐसा नहीं कि आपने खुद से फ्लाइट मिस कर दिया, लेकिन आपके एयरलाइंस के ही कुछ कारण की वजह से आपका अगर फ्लाइट मिस हो जाता है, सो इसी में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसका मतलब बहुत सारे और लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है जो लोग सेम फ्लाइट्स पे ट्रेवल कर रहे थे। तो इसी में अच्छा होगा कि अगर आप कस्टमर सर्विस में ही बात करें, कस्टमर सर्विस का जो भी काउंटर्स होता है वहाँ पे जाके आप इंडिविजुअली उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, विच फ्लाइट शुड यू टेक नेक्स्ट। तो उनसे ही पूछिए, पहले खुद से बुकिंग मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे सिचुएशन में अगर आपने रिफंड क्लेम कर लिया ऑलरेडी, जो फ्लाइट आपने मिस कर दिया, तो उन एयरलाइंस के ऊपर कोई ओनस नहीं रहेगा कि आपको नेक्स्ट फ्लाइट वो लोग अलॉट करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग जिनका फ्लाइट्स कैंसिल हुआ है तो दे विल गेट द प्रायोरिटी। तो ऐसे सिचुएशन में रिफंड के लिए मत जाइए, वेट कीजिए और उनसे बात कीजिए और उनको इंसिस्ट कीजिए कि हमें रिफंड अभी तो नहीं चाहिए, हमें हमारा नेक्स्ट फ्लाइट बुक कर दो जाकि हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच सके। तो इन दैट वे व्हाट दे विल डू इज दैट कि आपको ऑब्वियसली आपका जो फ्लाइट कैंसिल हो गया, मतलब जो आपका छूट गया, उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसी पैसे में आपको दूसरा वाला फ्लाइट मिल जाएगा जो कि नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो आप यही कर सकते हो इसमें। तो यही सजेशन है जो हमारे दिमाग में ऐसा आया था कि अरे फ्लाइट तो मिस हो गया, हमें नेक्स्ट फिर से बुक करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो मिस हो गया उसके लिए रिफंड क्लेम कर लेते हैं और फिर से खुद से अलग से बुक करेंगे। तो प्रॉब्लम ऐसा होगा कि जब आप खुद से बुक करने जाओगे ना, तो वो इतना वहाँ पे स्ट्रेस था, इतना लोगों का फ्लाइट कैंसिल हुआ था, सब बुक करने की कोशिश कर रहे, तो आपको फ्लाइट नहीं मिल पाएगा नेक्स्ट वाला। सो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप एयरलाइंस को इंसिस्ट करोगे तो वो अपने बैकएंड से ये अच्छे से कर पाएंगे। विदाउट रिफंडिंग दे विल बुक अनदर फ्लाइट, नेक्स्ट बेस्ट फ्लाइट फॉर यू दैट इज अवेलेबल। सो सबसे अच्छा होगा आपका कस्टमर सर्विस काउंटर पे जाइए और उन लोगों से बात कीजिए और उनको बोलिए आपको नेक्स्ट फ्लाइट बुक करने के लिए। ओके, अभी आता है जो हमारा नेक्स्ट डाउट था, वो था कि हमारा जो 2 लगेजेस थे जो हमने कोलकाता एयरपोर्ट पे चेक इन के लिए सबमिट किए थे, तो वो अभी हमें कहाँ से कलेक्ट करने हैं, क्योंकि हमारा जो बीच का कनेक्टिंग फ़्लाइट था वो मिस हो गया और हमारा फ़्लाइट्स भी अभी चेंज हो गया है। पहले हम जाने वाले थे दोहा से डायरेक्ट डुसेल्डोर्फ, अभी हम जाने वाले हैं दोहा से पहले फ्रैंकफर्ट और फिर फ्रैंकफर्ट से नेक्स्ट एक और फ्लाइट पकड़ के डुसेल्डोर्फ। तो ऐसे में हमारा जो लगेज था जो हमने कोलकाता पे सबमिट किया था, तो उस दोनों लगेजेस का अभी क्या स्टेटस है और वो हमें कैसे पता चलेगा, और हम हमारे लगेजेस को कहाँ से कलेक्ट करेंगे। क्योंकि इसमें एक और भी प्रॉब्लम था, वो था कि पहले जो था वो कतार का ही एयरलाइन था जो हमें दोनों सेक्टर पे ट्रैवल मतलब ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि ये जो मिस हुआ, इसकी वजह से हमें जो 2 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स पकड़ने थे, दोहा टू फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट से डुसेल्डोर्फ, तो इसमें सिर्फ दोहा टू फ्रैंकफर्ट जो था वो कतार एयरलाइंस का ऑपरेटेड फ्लाइट था। लेकिन जो फ्रैंकफर्ट से डुसेल्डोर्फ आने का जो हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट अलॉट किया गया था वो लुफ्थांसा का था। तो अभी लुफ्थांसा और कतार, क्योंकि ये दोनों अलग एयरलाइंस है, तो क्या हमें हमारा लगेज फ्रैंकफर्ट में ही जाके कलेक्ट कर लेना चाहिए, या फिर वो हमें जैसा कि होता है एंड डेस्टिनेशन एयरपोर्ट जो कि डुसेल्डोर्फ है वहां से ही मिल सकता है। तो इसी चीज़ के लिए हमने इंटरनेट पे थोड़ा
थोड़ा सर्च किया और हमें पता चला कि हमारे पास जो बुकिंग रेफरेंस नंबर है उस नंबर से अगर हम दो जो अलग एयरलाइंस पे बुकिंग हुआ है तो दोनों एयरलाइंस के अलग अलग साइट पे जाके उसी सेम बुकिंग रेफरेंस नंबर से या फिर PNR नंबर जो होता है उस नंबर से अगर हम सर्च करेंगे तो हमारे फ़्लाइट का डिटेल्स भी दिखाएगा और फिर हमारे उस फ्लाइट डिटेल्स के साथ वो लगेज का भी वहाँ पे स्टेटस शो करेगा। तो क्योंकि कोई भी कस्टमर सर्विस जिन लोगों से हम ये लगेज के बारे में पूछ रहे थे वो लोग श्योरली कुछ नहीं बता पा रहे थे, वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि अगर आप फ्रैंकफर्ट पहुंचते हो तो वहाँ पे एक बार पूछ लेना और फिर जब आप डिसल्डॉर्फ पहुंचोगे तो वहाँ पे भी एक बार पूछ लेना। लेकिन हमें बहुत टेंशन हो रहा था कि लगेज ऐसा पूछ पूछ के हम डिसल्डॉर्फ पहुंच भी जाए तो फिर हमें पता चला कि वो लगेज फ्रैंकफर्ट पे ही छूट गया तो ये तो मिस हो जाएगा फिर से एक और, तो इसीलिए हम इतना स्ट्रेस और नहीं ले पा रहे थे। तो इसीलिए हमने वो इंटरनेट से ढूंढ के निकाला। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो जाता है तो आपके बोर्डिंग पास में जो बुकिंग रेफरेंस नंबर रहेगा उस बुकिंग रेफरेंस नंबर को लेके आप दो जो अलग एयरलाइंस है जिसमें बुकिंग हुआ है उन दोनों वेबसाइट्स में अलग अलग से सर्च कर सकते हो कि आपके फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स को लेके, तो आपको वो बुकिंग डिटेल्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो यही देख के आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि होपफुली अगर सब ठीक ठाक है और सारे कनेक्टिंग फ्लाइट्स का अगर बुकिंग रेफरेंस या फिर PNR नंबर सेम है, इट मीन्स कि आपका जो लगेज है वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन जो एयरपोर्ट है वहाँ से जाके ही ले सकते हो। बीच में आपको वो लगेज कहीं से कलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो सुबह से इतने सारे चेंजेस और इतने फ्लाइट रीशेड्यूलिंग ये सब में बहुत टायर्ड हो गए थे हम दोनों ही, और क्योंकि फ़्लाइट भी बहुत लेट को था सुबह के 3:30 बजे अगले दिन, तो हमने सोचा कि जो दोहा एयरपोर्ट है उसी के अंदर थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हो ये है दोहा एयरपोर्ट के अंदर जो आर्टिफिशियल गार्डन है। और यहाँ पे ना एक अंदर एक वाटरफॉल भी है, आर्टिफिशियल वाटरफॉल, तो वो भी बहुत प्यारा दिखता है। ये जगह बहुत ही सुंदर है, मतलब पूरे एयरपोर्ट का स्पेशल अट्रैक्शन यही है इनका गार्डन। और इस गार्डन के अंदर ये सुंदर सा एक इंस्टॉलेशन भी लगाया गया है, ये बहुत ही यूनिक और प्यारा दिख रहा था। यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स थे वो सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया था। तो मैं ये घूम के सारा देख रही थी। यहाँ पे देखो लायन और डियर का भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और यहाँ पे उनके सामने खाने का भी आइटम्स के जैसा स्ट्रक्चर्स बनाया गया था। तो बहुत ही प्यारा और क्यूट सा लग रहा था। वहाँ पे पीछे एक हाथी भी है, शिम्पांजी, सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यहाँ पे है। तो यही सब करते करते ऑलमोस्ट 3:30 AM फाइनली बज चुके थे और फाइनली हमारे फ्लाइट का टाइमिंग भी हो गया था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतना सब होने के बाद एटलीस्ट अभी फाइनली हम घर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं डायरेक्टली घर पे जाके। और घर आने के बाद मैं बैठ गई थी अपना पढ़ाई लेके, क्योंकि इतने दिनों के बाद सामने एग्जाम्स भी आ रहे थे उसी टाइम पे, और बाहर विंडो से जो जर्मनी ने हमें वेलकम किया। तो इसी वेदर की वजह से हमारा जो फ्लाइट था वो लेट हो गया था, इतना डिटूर करके फिर 2 कनेक्टिंग फ्लाइट्स एडिशनल चेंज करके फाइनली हम जर्मनी पहुंचे। लेकिन अभी घर आने के बाद ये वाला वेदर बहुत ही अच्छा लग रहा है, विंडो से ऐसा स्नोफॉल देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। आप लोगों के साथ भी मैं ये थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ इसी क्लिप्स में। बाहर बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था और ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे इसी विंटर का लास्ट स्नोफॉल था। इसी के बाद अभी तो स्प्रिंग भी आ चुका है जर्मनी में।
तो यही था इंडिया से जर्मनी आने का हमारा सफ़र। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।